हमारे देश में हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी एग्जाम देते हैं ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस आईपीएस होने का सपना पूरा कर सके। कई बार बच्चे अपनी ज़िंदगी के 6 साल लगाकर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। जब देश के सभी सरकारी एंट्रेंस एग्ज़ाम में धांधली निकल रही है, नीट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, उस समय यूपीएससी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपीएससी ट्रांसपेरेंट है, क्या आईएएस में भर्ती पूरी ईमानदारी से हो रही है। जब आपको पता चलेगा कि जिस रेस में आप अपनी जी तोड़ मेहनत करके लाखों बच्चों के साथ भाग रहे हो, उस रेस की फिनिश लाइन पे ऑलरेडी कोई चीटिंग करके आपकी जगह ले चुका है, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। आप इधर रिस्टार्ट करते रहेंगे और उधर कोई चीटिंग करके फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका होगा। इनसे मिलिए, ये है पूजा खेडकर, जो पुणे में एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करती है। पिछले कुछ दिनों से इनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और जो चीज़ें सामने आ रही है उसकी वजह से लोगों का यूपीएससी से भरोसा उठ सकता है। लेकिन आखिर ये सुर्खियों में आई ही क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोबेशन पीरियड में रहकर सरकार से कुछ ऐसी मांगे की जिसकी वजह से इनके सीनियर यानी पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे को एक 25 पेज का रिपोर्ट महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करना पड़ा। इन्होंने आते ही अपनी ऑडी कार के लिए वीआईपी नंबर प्लेट की डिमांड की, और तो और ये नंबर प्लेट उन्हें एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मुहैया करवाया गया, जबकि सर्विस रूल्स साफ तरीके से मना करते हैं कि आप ऐसे किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे फेवर नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके रूल्स को बाईपास कर दिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलत क्या है, लेकिन एज पर सेक्शन 108 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR के मुताबिक एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के लिए इसे यूज करना इलीगल है, क्योंकि लाल बत्ती सिर्फ गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स या फिर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के लिए ही होती है और वही लोग इसे यूज कर सकते हैं। और इसी रूल को वायलेट करने और उनकी बाकी पेंडिंग चालान की वजह से उन्हें आरटीओ को 27,000 का फाइन भी भरना पड़ा। इतना ही नहीं, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा कि जब एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे 4 दिन के लिए मुंबई गए थे, तब पूजा ने उनका चैम्बर ही ले लिया था और उनके चैम्बर के बाहर अपना बोर्ड भी लगा दिया था। इसी के साथ पूजा ने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नेम प्लेट, रॉयल सील और इंटरकॉम की भी डिमांड की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे ऑफिसर आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसी डिमांड कभी नहीं की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये नहीं जानते थे कि उनके रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही पूजा की मांगे शुरू हो गई थी। जैसे कि 18 मई 2024 को नवी मुंबई के डेप्यूटी कमिश्नर विवेक पंसारे को पूजा कॉल करके कहती है कि उन्होंने स्टील की चोरी के लिए जिसे गिरफ्तार किया है, जिसे पकड़ा है, उसे छोड़ दे। लेकिन दबाव के बावजूद पुलिस ने उस आदमी को रिहा नहीं किया, वो अभी भी जेल में है। और उनकी ये डिमांडें पूरी भी होती गई, क्योंकि इनके जो पिताजी है दीपक राव खेडकर, वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड में काम करते थे। इसी के साथ ही वो एक पॉलिटिशियन भी है जिन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन से चुनाव लड़ा था। बात करें उनकी मां की, तो पूजा की मां उसी तहसील में भलगांव की सरपंच है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर मनोरमा खेडकर का यानी उनकी मां का एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे वो अपने गनर्स के साथ किसी किसान को धमकी दे रही है। गांव के लोगों का कहना है कि ये परिवार किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। लेकिन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो यहाँ पे पूजा के दादाजी भी सरकार में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। पूजा के पिताजी तहसीलदार को कॉल पे धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो, जो कि एक वुमन ऑफिसर है, और इन सारी करतूतों के लिए तुम्हें कई चीज़ें झेलनी पड़ेगी। पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है, क्योंकि उनका उनके पिताजी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 12 और 13 जून को
उनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर के साथ काम करने के लिए आए थे और उन्होंने ऑफिशियल्स को कहा था कि आपको ऑफिस की कई सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग चेंज करनी होगी और ये काम जब तक पूरा नहीं होता आप लोग घर नहीं जा सकते। अब से आगे मैं आपको जो भी बताऊंगा उसे आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वीडियो का मेन पार्ट है। पूजा खेड़कर ने 2021 में यूपीएससी एग्जाम दिया था और उन्होंने 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर एग्जाम दिया था। पहला है ओबीसी और दूसरा है पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। डिसेबिलिटी में भी उनको हाईएस्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन मिली थी, जो कि है लेवल 5। अब ये लेवल 5 क्या है? लेवल 5 उनके लिए होती है जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। पूजा ने अपने डॉक्यूमेंट में 2 डिसेबिलिटी बताई थी। एक तो कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब आंखों की रोशनी कम है, और दूसरी कि वो मेंटली इल है। बस इसी के बाद वो शक के दायरे में आ जाती है। 22 अप्रैल 2022 यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें न्यू दिल्ली एम्स में बुलाया जाता है ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी प्रूव कर सके। एम्स के ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें 6 बार बुलाया। पूजा ने हर बार मना कर दिया। कई बार उन्होंने ये रीजन दिया कि उनको कोविड है और कई बार उन्होंने ये कह के टाल दिया कि उनको क्लाउस्ट्रोफोबिया है, जिसकी वजह से वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकती। क्लाउस्ट्रोफोबिया यानी छोटी या फिर बंद जगहों पे डर लगना। फिर पूजा ने एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर उसे सबमिट कर दिया। यूपीएससी में इसको लेकर एक रेड फ्लैग जरूर उठा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाता है। लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने पूजा की पोस्टिंग के बारे में कई सवाल पूछे कि उनको तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मिली थी, तो फिर वो पुणे में कैसे ट्रेनिंग कर रही है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है। तो आइए जरा देखते हैं उनकी इनकम में कितने 0 है, या फिर सच में उनकी इनकम 0 है। पूजा ने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के अंडर एग्जाम दिया था, लेकिन नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के कुछ कंडीशन होती है। पहला, आपके माता पिता सरकार में ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर नहीं होने चाहिए, और दूसरा, आपके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों ही पैरामीटर को मीट नहीं करते तो आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं आओगे। नॉन क्रीमिलियर मतलब वो लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जिनकी एनुअल इनकम भी एक लेवल से कम है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने बताया कि दिलीप खेड़कर ने इलेक्शन एफिडेविट में 43 लाख की सालाना इनकम और 40 करोड़ की जायदाद होने की पुष्टि की है। हद तो तब हो गई जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी जो पूजा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्हीं की वेबसाइट पर ही मेंशन है कि पूजा की अहमदनगर और पुणे में 7 प्रॉपर्टी है जिसकी टोटल वैल्यू 17 करोड़ है और इन्हीं प्रॉपर्टी से उनकी एनुअल इनकम 48 लैक्स है। और इसी डीओपीटी ने फिर पूजा को नॉन क्रीमिलियर की ओबीसी रिजर्वेशन भी दी है। देख रहे हो ना दोस्तों, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो पूजा खेड़कर के पास 110 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड, 6 प्लॉट, 7 फ्लैट, 900 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, 17 लाख की गोल्ड वॉचेस, 4 लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग ऑडी A4 और तो और 2 प्राइवेट कंपनी में पार्टनरशिप भी है। पूजा ने तो कहा था कि उनकी इनकम 0 है, फिर ये 7 0 कहां से आ गए। अगर 3-4 लाख का फर्क होता तो समझ सकते थे, लेकिन बात यहाँ पे करोड़ों में पहुंच गई है। पीएम ऑफिस ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए एक पैनल भी बिठाई गई है जो इस केस की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी। पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग फिलहाल वाशिम में शिफ्ट कर दी गई है, जहां पे वो सुपरन्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट संभाल रही है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, 2024 में 4300 करोड़पति इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, जिसके पीछे क्या रीजन है तो मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया है। आप मेरी चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।